हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल। आज की वीडियो में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना दी गई थी और इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर सन 1946 को, जिसके टेम्पररी प्रेसिडेंट थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि उस फ्रेम के सबसे बुजुर्ग आदमी थे। ये प्रथा हमने फ्रांस से ली थी। चलिए देखते हैं इसके बाद क्या हुआ। लॉट टू नो, लॉट टू डिस्कस, और मैं हूं आपका दोस्त शिवेंद्र राठौर। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इलेक्शन के बेसिस पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट चुन लिया गया। साथ ही साथ एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णाचारी को वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई क्यों गई थी? ताकि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर सके। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर अभी सेटल हो ही रहे थे कि 13 दिसंबर 1946 को, यानी कि पहली मीटिंग के 4 ही दिन के बाद, जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन प्रेजेंट कर दिया। अब ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या होता है, ये समझना जरूरी है। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन बेसिकली नेहरू जी का देश के लिए एक विजन था, यानी कि संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए, उसके फंडामेंटल्स कैसे होना चाहिए, फिलॉसफी कैसी होनी चाहिए। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पेश किया था। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के फॉर्म में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक हाईलाइट विजन तैयार किया गया था। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में उन्होंने आज़ाद भारत के टेरिटोरियल को भी डिफाइन किया था। इन्होंने कहा था इंडिया जो है वो राज्यों या स्टेट्स का यूनियन बनेगा, ऐसे स्टेट्स जो कि अभी ब्रिटिश इंडिया के पार्ट हैं, और वो स्टेट जो अभी प्रिंसली स्टेट्स हैं और इंडिया को ज्वाइन करना चाहते हैं। इसी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में इन्होंने इंडिया को एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक बनाने की बात की गई थी और बताया था कि आज़ाद भारत में इंडिया के लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उन्हें सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस मिल सके। बिना किसी भेदभाव के सभी लोगों को एक बराबर की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। साथ ही साथ सभी लोग आज़ाद होंगे और अपने धर्म को फॉलो कर सकेंगे। इतना ही नहीं, बैकवर्ड, डिप्रेस्ड क्लासेस और ट्राइबल्स को एजुकेशन के सेफ गार्ड्स दिए जाएंगे ताकि वो सारे लोग समाज में बराबरी में आ सकें। सेफ गार्ड से यहाँ पे मतलब है कि बैकवर्ड और डिप्रेस्ड क्लासेस के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाएगा। 22 जनवरी 1947 को सभी लोगों ने एक मत से इस रेजोल्यूशन को पास कर दिया, यानी कि सभी लोगों का मानना था कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इसी विजन के साथ तैयार होना चाहिए। इसके बाद एक के बाद एक कई सारे प्रिंसली स्टेट ने अपने स्टेट के लोगों को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ज्वाइन करने के लिए भेजना शुरू कर दिया। और दूसरी तरफ वहां ब्रिटेन में सरकार बदल गई थी। नई सरकार के प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में ये डिक्लेयर कर दिया कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो 3 जून 1948 के पहले इंडिया के पॉलिटिशियंस को पावर ट्रांसफर कर देंगे और इंडिया छोड़कर चले जाएंगे। इसी के साथ साथ इंडिया में वायसराय भी चेंज कर दिए। 21 फरवरी 1947 को वो वायसराय चेंज होके माउंटबेटन न्यू वायसराय ऑफ इंडिया बन जाते हैं। अब माउंटबेटन ने 3 जून सन 1947 को एक प्लान प्रपोज किया, जो कि वेल नोन प्लान है, माउंटबेटन प्लान। इस प्लान में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया के पार्टीशन को एक्सेप्ट करके 2 नए कंट्री बनाने की बात की। अब जो 2 नए कंट्रीज बनने वाले थे, एक इंडिया और दूसरा पाकिस्तान। पार्टीशन की डेट फिक्स की गई थी 15 अगस्त सन 1947 को। इसके बाद जुलाई 1947 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 डिक्लेयर किया गया। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट की वजह से जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो फुल्ली सॉवरेन बॉडी बन चुकी थी। इसका मतलब ये है कि अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पूरी तरह से आज़ाद थी कि जैसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहे वैसा बना सकती है।
बट इंडिया के आजाद होने के साथ साथ इंडिया का पार्टीशन भी हो चुका था, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की स्ट्रेंथ जो कि पहले 389 थी वो अब घटकर 299 हो गई थी, क्योंकि काफी सारी प्रोविंसेस जो कि अब इंडिया की पार्ट में थी तो उनकी सीट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से कम कर दी गई थी। इसके साथ साथ अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने के लिए या उसके साथ साथ एक एडिशनल फंक्शन उसको दिया गया था, और वो ये कि अब उनको लेजिस्लेटिव फंक्शन भी करना है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने के साथ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अब ऑर्डिनरी लॉज को बना रही है और इसके साथ साथ इंप्लीमेंट भी कर सकती थी। इसीलिए तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को इंडिया की फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया बोला जाता है। तो जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने को का काम कर रही होती थी तो प्रेसिडेंट होते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जबकि जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपने लेजिस्लेटिव फंक्शन को परफॉर्म कर रही होती थी तब इसके चेयरमैन होते थे जीवी मावलांकर। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ये दोनों फंक्शन 26 नवंबर सन 1949 तक चले और फिर 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम कर दिया और इसके साथ साथ उन्होंने और भी कई काम किए, जैसे कि 22 जुलाई 1947 को इन्होंने नेशनल फ्लैग इंडिया का कैसा होना चाहिए ये डिसाइड किया। देश का नेशनल फ्लैग तिरंगा अब चुन लिया गया था। इसके बाद 24 जनवरी 1950 को देश के नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग को भी चुन लिया गया था। साथ ही साथ उसी दिन देश के पहले प्रेसिडेंट चुन लिए गए थे और हमारे पहले प्रेसिडेंट बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने अराउंड 60 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा ताकि सारे देशों की कॉन्स्टिट्यूशन की जो भी अच्छी चीजें हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हो सके। कॉन्स्टिट्यूशन बनाना एक बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग वर्क था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को इस काम में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा और इस काम में टोटल खर्चा आया 60 लाख का। ये था एंड ऑफ द वीडियो। बाकी चीजों को हम अब नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। एट लास्ट बट नॉट लीस्ट, शिवेंद्र राजपूत साइनिंग आउट।